I never gave these stories much credence. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी 2001 अ स्पेस ओडेसी की एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं, जिसे 1968 में रिलीज किया गया था। अब दोस्तों, ये मूवी काफी पुरानी जरूर है, पर इस मूवी को देखते हुए कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप 90s की कोई मूवी देख रहे हैं। और इस मूवी में दिखाया गया एक एक सीन आपको अपने समय से कहीं ज्यादा आगे का महसूस होगा। पर बात करें इस मूवी के बारे में, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने ये मूवी देखी होगी, पर इसे समझने में नाकाम रहे। और अगर आपने भी ये मूवी देखी है और इसे समझ नहीं पाए हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना गुजारते हुए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन को। तो दोस्तों, मूवी शुरू होती है आज से लाखों साल पहले अफ्रीका में, जहाँ पे हमारे पूर्वज एप मैन रहा करते थे। जहाँ पे अब हमें एप मैन की गुफा दिखाई जाती है, जहाँ पे वो सभी लोग रहते हैं। वहीं उनके गुफा के बाहर एक पानी का तालाब होता है, जहाँ पर वो खाना खाने के बाद पानी पीते हैं। और अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि कोई दूसरा ट्राइब वहां आकर के उन पहले से रह रहे एप मैन के ऊपर हमला कर देता है और उन्हें वहां से खदेड़ देता है। जिसके बाद वो सारे एप मैन वहां से निकल करके भटकते हुए एक दूसरी गुफा में पहुंचते हैं और रात वहीं गुजारते हैं। और जब अगली सुबह उनकी नींद खुलती है, तब वो देखते हैं कि उनकी आंखों के सामने एक अजीब आकृति वाली चीज होती है, जिसे इस मूवी में मोनोलिथ कहा गया है। अब दोस्तों, इस मोनोलिथ को यहाँ पे किसने रखा और किस काम के लिए रखा है, इसके बारे में पूरी मूवी में कुछ भी नहीं बताया गया है। पर मैं कोशिश करूंगा वीडियो के आखिर में इसे एक्सप्लेन करने का, क्योंकि इस मोनोलिथ को देख करके साफ पता चलता है कि ये नेचुरल स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि प्रकृति कभी भी 90 डिग्री के एंगल में निर्माण नहीं करती है। और अब वो सारे एप मैन इस मोनोलिथ को देख करके काफी ज्यादा डर जाते हैं और डरते डरते वो उस मोनोलिथ के पास पहुंचते हैं। तभी उनमें से एक एप मैन उस मोनोलिथ को छूता है और उसे देख करके सारे एप मैन उस मोनोलिथ को ऐसे छूने लगते हैं जैसे कि वो उसकी पूजा कर रहे हों। जिसके बाद अब अगले ही सीन में हम एक एप मैन को देखते हैं, जो कि वहां पे पड़ी हुई हड्डियों को कलेक्ट कर रहा था। और अब उन हड्डियों को इकट्ठा करते दौरान उसके दिमाग में अचानक से ही ख्याल आता है इन हड्डियों का हथियार बनाने का। और अब देखते ही देखते उन हड्डियों का हथियार बना करके वो लोग जानवरों का शिकार करके उन्हें खाने लगते हैं। जिसके बाद अब इनके बीच में खाने की समस्या खत्म हो जाती है। जिसके बाद अगले ही सीन में वो सारे एप मैन हड्डियों के हथियार लेकर के अपनी पुरानी वाली जगह पर आते हैं और वहां पहुंच करके वो पहले से जो ट्राइब वहां रह रहा था उनके ऊपर हमला करके उनमें से एक को मार देते हैं। जिसके बाद इनका कब्जा वहां पे फिर से हो जाता है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात तो ये होती है कि वो एप मैन अचानक से ही उस मोनोलिथ को छूने के बाद इतने जल्दी इवॉल्व कैसे होने लगे। तो यहाँ पे हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उस मोनोलिथ को वहां पर जिस किसी ने भी रखा है, वो इंसानों को इवॉल्व करने में मदद कर रहे हैं। इसीलिए अगर आप ध्यान देंगे तो इस मूवी में जब कभी भी कोई नया मोनोलिथ दिखाई देता है, तब इंसान इवॉल्व होकर के एक स्टेप आगे चले जाते हैं। जिसके बाद अब उनमें से एक एप मैन हड्डी के एक टुकड़े को हवा में फेंकता है और अब देखते ही देखते कहानी लाखों साल आगे भविष्य में मुड़ जाती है, जहाँ पे अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि इंसान बहुत ही ज्यादा विकसित हो चुके हैं और अब वो पृथ्वी तक ही नहीं बल्कि स्पेस में भी अपने पैर पसार चुके हैं। जहाँ पे अब हमें दिखाया जाता है कि इंसान ने प्रगति करके अंतरिक्ष में एक नया स्पेस स्टेशन बना लिया है, जिसके जरिए वो चांद पे आसानी से आते जाते रहते हैं। जहाँ पे अगले ही सीन में हमें उसी स्पेस स्टेशन में डॉक्टर फ्लॉयड नाम के एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है, जो कि चांद पे किसी काम से जा रहे थे, पर अभी उनका स्पेसक्राफ्ट निकलने में समय होता है। इसीलिए वो उसी स्पेस स्टेशन में कुछ रशियन साइंटिस्ट के साथ अपना समय गुजारते हैं। जहाँ पे अब उनमें से एक रशियन साइंटिस्ट उनसे सवाल करता है कि अमेरिका के चांद वाले हिस्से में कोई महामारी फैली है और इसमें कितनी सच्चाई है। जहाँ पे अब डॉक्टर फ्लॉयड का कहना होता है कि हमारी अथॉरिटी ने इसके बारे में बात करने से मना किया है। जिसके बाद अब डॉक्टर फ्लॉयड अपने स्पेस यान का समय होते ही वहां से चांद के लिए निकल जाते हैं। और अब चांद पे पहुंचने के बाद वो अपने बेस में अपने ही लोगों के साथ एक मीटिंग करते हैं, जहां पर वो सभी को रिवील करते हैं कि हमारी अथॉरिटी ने जानबूझ करके चांद वाले हिस्से में महामारी की बात फैलाई थी। क्योंकि अब डॉक्टर फ्लॉयड सभी को बताते हैं कि हमें अमेरिका के चांद वाले हिस्से में कोई अजीब सी आकृति
आकृति मिली है जिसे आज से 4 मिलियन साल पहले किसी ने रखा था, जहाँ पे उन्होंने इस आकृति का नाम दिया है TMA-1। जहाँ पे अब ये सीन यहीं पे कट हो जाती है और अब अगले ही सीन में हमें कुछ एस्ट्रोनॉट को दिखाया जाता है जो कि उसी TMA-1 की जांच करने के लिए पहुंचे थे। और जब हम उसे देखते हैं तो हम देख पाते हैं कि वो वही मोनोलिथ होता है जिसे कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। और अब उस मोनोलिथ की जांच करते हुए एक एस्ट्रोनॉट उस मोनोलिथ को छूता है, तब उसे कुछ अजीब लगता है। और अब उस मोनोलिथ की पूरी जांच करने के बाद जब उनके साथी ग्रुप फोटो खिंचवा रहे होते हैं तभी उसी मोनोलिथ पे सूरज की रोशनी पड़ती है और ऐसा होते ही उस मोनोलिथ के अंदर से कोई अजीब सी फ्रिक्वेंसी रिलीज होती है जो कि इंसान के कानों को बहुत ही ज्यादा चोट पहुंचाती है। और ये फ्रिक्वेंसी जुपिटर ग्रह की ओर जा रही थी, जिसे देख करके वहाँ पे सभी एस्ट्रोनॉट की जुपिटर की तरफ जाने की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। पर यहाँ पे परेशानी वाली बात तो ये होती है कि इनके पास ऐसा कोई यान नहीं होता है जो कि इन्हें जुपिटर तक ले जा सके। अब यहाँ पे हमने ये तो जरूर देखा कि इंसान इतने विकसित हो चुके हैं कि वो चांद पे आसानी से आ जा सकते हैं, पर जुपिटर पे जाना इनके बस की बात नहीं होती है, क्योंकि चांद पे जाने और जुपिटर पे जाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है और अब अगले ही सीन में हम आज से 18 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमें डिस्कवरी नाम के एक यान को दिखाया जाता है जो कि जुपिटर की तरफ जा रहा था। इसीलिए इस मिशन का नाम भी जुपिटर मिशन होता है। और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि उस मोनोलिथ के मिलने के बाद इंसान 18 महीनों में ही अपने आप को इतना विकसित कर लेते हैं कि वो जुपिटर पे जाने के लिए एक नया यान बना लेते हैं। और इतना ही नहीं, उस यान को कंट्रोल करने के लिए वो एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना लेते हैं जिसे कि HAL 9000 नाम दिया गया है। और अब उनके स्पेसक्राफ्ट को देख करके हम साफ समझ पाते हैं कि वो कितना ज्यादा एडवांस है, क्योंकि चांद वाले स्पेसक्राफ्ट में उन्हें खाने पीने और चलने की भी दिक्कत हो रही थी, वहीं जुपिटर वाले यान में उन्हें ऐसी कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होती है। जिसके बाद अब अगले ही सीन में हमें उस स्पेसक्राफ्ट में डेव और फ्रैंक नाम के 2 एस्ट्रोनॉट को दिखाया जाता है। वहीं इनके अलावा कई और एस्ट्रोनॉट भी होते हैं जो कि हाइपर स्लीप में होते हैं, ताकि वो कम से कम संसाधन का इस्तेमाल करके जल्द से जल्द जुपिटर पे पहुंच सकें। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे यान का कंट्रोल HAL 9000 के पास में होता है और वही इस पूरे यान को कंट्रोल करता है। वहीं अब अगले ही सीन में हम डेव और फ्रैंक को देखते हैं जो कि BBC के लिए इंटरव्यू दे रहे थे, जहां पे अब वो दोनों रिवील करते हैं कि HAL 9000 के पास एक अच्छी एबिलिटी है, पर वो अपने इमोशन को कंट्रोल करना नहीं जानता है। अब दोस्तों, जैसा कि हम इंसान अपने इमोशन को कंट्रोल करना जानते हैं और वक्त आने पर उसका सही इस्तेमाल करते हैं, पर HAL के लिए ये एक नई चीज होती है जिसे वो अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता है। और अब ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी HAL 9000 डेव और फ्रैंक को बताता है कि यान के बाहर वाले हिस्से में कोई तो गड़बड़ी हो गई है जिसे कि हमें जल्द से जल्द फिक्स करना होगा, वरना बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। और अब इतना सुनने के बाद डेव और फ्रैंक तुरंत ही यान के बाहर जाते हैं उस गलती को फिक्स करने के लिए, पर वहां पहुंच करके वो देखते हैं कि HAL 9000 से गलती हो गई थी, क्योंकि यान के अंदर कोई भी गड़बड़ी नहीं होती है। और अब वापस आने के बाद वो अथॉरिटी को बताते हैं कि HAL 9000 से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। और अब इतना सुनने के बाद अथॉरिटी के लोग ये फैसला करते हैं कि वो HAL 9000 के ब्रेन फंक्शन को डीएक्टिवेट कर देंगे। और अब इतना सुनने के बाद डेव और फ्रैंक HAL 9000 को डीएक्टिवेट करने की बात करने लगते हैं, पर यहाँ पर HAL 9000 काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होता है और वो उन लोगों के लिप्स को पढ़ करके ये जान लेता है कि वो उनके ब्रेन फंक्शन को डीएक्टिवेट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर HAL 9000 के ब्रेन फंक्शन को डीएक्टिवेट करना यानी कि उसको जान से मारना। इसीलिए अब HAL 9000 अपने आप को बचाने के लिए फ्रैंक के ऑक्सीजन ट्यूब को कट करके उसे स्पेस में ढकेल देता है, जिसकी वजह से उसकी स्पेस में ही मौत हो जाती है और उसकी बॉडी उसी अंतरिक्ष में तैरने लगती है। और अब डेव को जैसे ही इस बात का पता चलता है वो तुरंत ही उसकी बॉडी को रिकवर करने के लिए स्पेस के बाहर जाता है, पर जब डेव उसकी बॉडी को लेकर के वापस आ रहा होता है HAL 9000 उसे स्पेस स्टेशन के अंदर दाखिल नहीं होने देता है। और अब कोई और रास्ता ना होने पर डेव तुरंत ही फ्रैंक की बॉडी को वहीं छोड़ करके इमरजेंसी एग्जिट की तरफ बढ़ता है और काफी मेहनत के बाद वो इमरजेंसी गेट से अंदर आ जाता है। और अंदर आते ही वो तुरंत ही HAL 9000 के ब्रेन फंक्शन को डीएक्टिवेट करने लगता है। और अब ऐसा होता देख करके HAL 9000 अपने जान की भीख मांगने लगता है, पर यहाँ पर डेव उसकी बात को ध्यान नहीं देता है और उसके ब्रेन फंक्शन को डीएक्टिवेट करने लगता है। और अब इसको डीएक्टिवेट करते दौरान वहाँ पर एक वीडियो रिकॉर्डर प्ले हो जाता है, जहाँ पे उस वीडियो रिकॉर्डिंग में हम डॉक्टर फ्लॉयड के एक मैसेज को रिपीट होते हुए देखते हैं, जहाँ
जहाँ पे डॉक्टर फ्लॉयड डेव को बताते हैं कि हमारा मिशन जुपिटर पर एक इंटेलिजेंट लाइफ को ढूंढना था जिसके सबूत हमें 18 महीने पहले चांद पे मिले थे। जहाँ पे डॉक्टर फ्लॉयड बताते हैं कि हमें इनका पता लगाना होगा कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इस मोनोलिथ को रख रहे हैं। और अब इतना सुनने के बाद डेव तुरंत ही हेल 9000 के ब्रेन फंक्शन को पूरी तरह से डीएक्टिवेट कर देता है और तुरंत ही जुपिटर की तरफ निकल जाता है। और अब काफी लंबे सफर के बाद जब वो जुपिटर ग्रह के पास पहुंचता है तब उसे अंतरिक्ष में एक तीसरा मोनोलिथ दिखाई देता है। और जब वो उस मोनोलिथ के पास जाता है उसका यान अनजान कारण से कोई और ही डायमेंशन में जाने लगता है और देखते ही देखते उसका यान लाइट स्पीड से ट्रेवल करने लगता है। और काफी लंबे सफर के बाद डेव एक लैंडस्लाइड वाले इलाके में पहुंचता है जिसे देख करके वो पृथ्वी के लैंडस्लाइड जैसा ही दिखाई देता है। और जब डेव आगे बढ़ता है तब वो अनजान कारण से अपने आप को एक अजीब से रूम में पाता है जिसे देख करके डेव बहुत ही ज्यादा हैरान था क्योंकि उस कमरे से किसी और की भी आवाजें आ रही थी। और जब वो आगे बढ़ के देखता है तब उसे एक बूढ़ा इंसान टेबल पे बैठा हुआ नजर आता है जो कि कोई और नहीं बल्कि डेव होता है। वहीं दूसरी तरफ एक बूढ़ा इंसान जो कि एक बेड पे लेटा हुआ था वो भी डेव ही होता है। अब दोस्तों यहाँ पर डेव इस कमरे में अपने ही भविष्य को देख रहा था कि कैसे इंसान पैदा होने के बाद बूढ़ा होता है और बूढ़ा होते ही एक दिन मारा जाता है। और अब अगले ही सीन में डेव अपने आप को बिस्तर पे मरते हुए देखता है और जब वो मर रहा होता है तभी उसके सामने चौथा मोनोलिथ प्रकट होता है। और जब डेव उसे छूने की कोशिश करता है वो तुरंत ही एक स्टार चाइल्ड में बदल जाता है और वो स्टार चाइल्ड अगले ही सीन में स्पेस में दिखाई देता है और वो पृथ्वी को देखता है। और उस स्टार चाइल्ड के पृथ्वी को देखते हुए ही ये मूवी इसी इनकम्प्लीट एंडिंग के साथ ही एंड हो जाती है। अब दोस्तों मूवी के एंड होने के बाद आप सभी के मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर मूवी हमें बताना क्या चाहती थी, जिसे मैं अब कोशिश करूंगा अपने तरीके से एक्सप्लेन करने का। तो सबसे पहले बात करते हैं मोनोलिथ के बारे में कि आखिर उस मोनोलिथ को किसने रखा था। अब दोस्तों यहाँ पर इस मोनोलिथ के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। दरअसल डायरेक्टर ने इस मूवी को इस तरीके से बनाया कि इसके सारे सीन व्यूअर्स के ऊपर छोड़ दिया गया जहाँ पर व्यूअर्स अपने हिसाब से इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि वो क्या सोचते हैं। जहाँ पे मेरा अंदाजा यही है कि उस मोनोलिथ को जिस किसी ने भी रखा है वो हायर डायमेंशनल बीइंग या कोई भगवान हो सकते हैं क्योंकि वो उस मोनोलिथ के जरिए इंसान को विकसित होने में मदद कर रहे थे। क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया होगा कि जब मूवी में कोई भी मोनोलिथ दिखाई दिया है वो इंसान को प्रगति करने में मदद करता है। जैसा कि मूवी की शुरुआत में लाखों साल पहले उन एप मैन के सामने जब मोनोलिथ प्रकट हुआ और जब उन्होंने उसको छुआ वो तेजी से विकसित होने लगे और लाखों साल के सफर के बाद वो इंसान में बदल गए। और इंसान में बदलने के बाद उन्होंने इतनी प्रगति कर ली कि वो चांद तक भी आसानी से आ जा सकते थे। पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात तो ये होती है कि वो स्पेस में अभी भी नौसिखिए होते हैं जहाँ पे उन्हें स्पेस में खाने पीने और रहने की भी दिक्कत होती है। पर तभी चांद पर उन्हें एक नया मोनोलिथ दिखाई देता है और जब इंसान उसे छूते हैं तब वो एक बार फिर से इवॉल्व हो जाते हैं और वो 18 महीनों के अंदर एक ऐसा यान बना लेते हैं जो कि जुपिटर की तरफ जा रहा होता है। और उस यान के अंदर सारी फैसिलिटी होती है जो कि मून वाले यान में नहीं थी। और जब डेव को जुपिटर के पास तीसरा मोनोलिथ दिखाई देता है और जब वो उसे छूता है तब वो एक हायर डायमेंशन में प्रवेश कर जाता है। और डेव जिस कमरे में अपने आप को देखता है वो एक हायर डायमेंशन एरिया होता है जिसे कि डायरेक्टर ने एक कमरे के रूप में हमें दिखाने की कोशिश की है। वहां पहुंच करके वो अपने ही भविष्य के रूप को देखता है जहां पे डेव अपने आप को मरते हुए देखता है। और जब उसके सामने चौथा मोनोलिथ प्रकट होता है वो जैसे ही उसे छूता है वो एक स्टार चाइल्ड में बदल जाता है और एज ऑफ एनलाइटमेंट को पा लेता है जहाँ पे हमारी जिंदगी में एज ऑफ एनलाइटमेंट को पाना ही हमारा मकसद है। इसीलिए मूवी के आखिर में वो स्टार चाइल्ड पृथ्वी की ओर देख रहा होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपकी इस मूवी से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरीके की और भी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।